अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। हम लोग एक मुल्क जो है उसको अक्सर भूले हुए हैं काफ़ी दिनों से। मैं सोच रहा था कि एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले इस वक़्त कर रहा है और जिसकी इस वक़्त पूरी दुनिया में कुछ लोग उसको बड़ा एनवी करते हैं, कुछ लोग उससे बड़ा जलते हैं, कुछ लोग उससे ख़ाइफ़ हैं और वो है टर्की। और टर्की के हवाले से आपको पता है कि तैयब अर्दोग़ान का जो एक रोल है वो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल रोल है। जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनको अख़ीर हद तक चाहते हैं और जो उनकी पॉलिसीज़ की वज़ह से उनसे ख़ाइफ़ हैं, वो उनको दुश्मन की हद तक बुरा समझते हैं। तो ये जो एक रोल है, इसका ज़रा आज हम तज़िया करेंगे और इसके अलावा टर्की, आज का जो टर्की है, वो क्या है, किस तरह चल रहा है, उसका ज़रा अहवाल आपको ज़रा शेयर करेंगे। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख़्सियत मौजूद होंगे, जो इससे मैं समझता हूँ कि मुनासिब तरीन शख्सियत और कोई नहीं हो सकती क्योंकि वो कई सालों से टर्की में मुकीम है और टीआरटी जो उनका चैनल है, रेडियो टीवी है, उसका जो उर्दू डिपार्टमेंट है या उर्दू आप कह लें कि जो जिस तरह बीबीसी उर्दू है, इस तरह टीआरटी उर्दू है, उसको हेड कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फुरकान हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक फुरकान हैं? भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक तो ये मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ कि मेरे लिए पर्सनली ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि फुरकान साहब जो हैं ये उसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं उससे भी रखते हैं जिससे मेरा ताल्लुक़ रहा है और वो है जंग और न्यूज़ का। आपने अक्सर इनके कॉलम वहाँ पे पढ़े होंगे और ये उसी दौर से लिखते आ रहे हैं जिस दौर में हम भी लिखा करते थे किसी ज़माने में। तो फुरकान भाई आपको हमारे हमारे चैनल के ऊपर आने का बहुत-बहुत शुक्रिया और इट इज़ अ प्लेज़र एंड ऑनर टू हैव यू ऑन और अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता करे और ख़ास तौर पे जिस तरह आपने काम किया है तुर्की के हवाले से और अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा वहाँ पे आपने लगाया है। मैं चाहूँगा कि मैं उस तरह आपका तारुफ़ नहीं करवा सकता, आप खुद ज़रा थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आपने क्या किया और ये तुर्की में आप तुर्कों से ज़्यादा अच्छी तुर्किश कैसे बोल लेते हैं? हाँ, ये मैं बस सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा है, मुझे आप अपने चैनल पे लेके आए हैं और टर्की के बारे में आप थोड़ी-सी जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता जाऊँ और जी, अपने बारे में सबसे पहले आपको आगाह कर दूँ। हुआ प्लीज़। ये था कि मेरे वालिद साहब किसी ज़माने में सेंटो में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन है, जैसे ये नेटो है, इस तरह का सीटो हुआ करता सेंटो हुआ करता तो बचपन में भी मैंने टर्की ज़ुबान सीख ली थी। उसके बाद फिर वापस पाकिस्तान चला गया, फिर वहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज मेरे दौर में वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज थी, वहाँ पर भी मैंने टर्किश लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दिया और फिर मेरा सिलसिला जो है वो वहाँ से शुरू हुआ और मैं फिर जो है वो पाकिस्तान से टर्की मुझे जो है मैं प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का और मुफ्ती वुज़रा के लिए जो है टर्किश उर्दू, उर्दू टर्किश ट्रांसलेशन की जो है वो खिदमत सर अंजाम दिया करता था। तो फिर यहाँ पर मैं पीएचडी करने के लिए जो है वो मुझे उन्हें प्रेसिडेंट जो उस वक़्त के प्रेसिडेंट थे केनान एल्गर, उन्होंने मुझे पीएचडी के लिए ऑफ़र दी जिसे मैंने कबूल किया और फिर मैंने पीएचडी टर्किश ज़ुबान में की। मैं अभी तक पाकिस्तानी वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने तुर्की ज़ुबान में पीएचडी की हुई है। बाकी चीज़ों में तो मुख्तलिफ जिसे कहते हैं शोबों में तो पीएचडी मौजूद है, ओके लेकिन जी, हाँ। तर्की ज़बान में पीएचडी जो है वो सिर्फ़ मैंने की हुई है और एक चीज़ साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि मैं जो तुर्की उर्दू, उर्दू टर्किश एक डिक्शनरी तैयार करने वाला पहले ही पाकिस्तानी हूँ, जिसने वाह! तुर्की उर्दू, उर्दू से तुर्की ज़बान जो है वो डिक्शनरी तैयार की है। जी हाँ, इसके बाद जो सुभान है अल्लाह, लोगों ने तैयार की है लेकिन पहला तैयार करने वाला मैं ही हूँ, इकट्ठी क्या जी हाँ। बात! हाँ, नहीं, इसके इट्स एन इसके ऑनर। अलावा सॉरी बात काट इसके जी, अलावा जो है प्रेसिडेंट के जो है तुर्की के प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान जाते हैं तो उनके एज़ ए उर्दू ट्रांसलेटर के तौर पर चूँकि मैं टीआरटी उर्दू में हूँ तो एज़ ए उनके साथ ट्रांसलेटर के तौर पर जो है वो जाता हूँ। मुझसे पिछली दफ़ा जो मार्च में तुर्की के सदर रजब तय्यप एर्दोग़ान ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली से खिताब जो किया था उर्दू, वो मैंने ही उर्दू में उनका ट्रांसलेशन की थी। जी हाँ, ठीक, ये मैंने अपना मुख्तसर सा तारुफ़ आपको बता ठीक है। दिया। अच्छा ये तो ख़ैर इसलिए ज़रूरी था कि लोगों को पता चले कि आप माशाल्लाह एक एक्सपर्ट हैं तुर्की के बारे में और तुर्की की जो नब्ज़ है उसके ऊपर आपका हाथ हर वक़्त रहता है। तो इसलिए ज़रा थोड़ा-सा मुझे ये सबसे पहले तो ये बताएँ, आपने तुर्की को मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते देखा है। जी, जो जी। तुर्की का जो पहले एक तुर्की हुआ करता था, जो सेकुलर तुर्की होता था, और जो आज का तुर्की है, इसमें कितना फ़र्क आया है और किस तरीके से आया है? हाँ, ये मैं आपको बता दूँ एक्चुअली देखा जाए गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो जी, सेकुलरिज़्म शुरू किया था, उनका सेकुलरिज़्म शुरू करने का मकसद ये था कि उस वक़्त जब ये
2023 की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त जो है हालात बड़े ख़राब थे तुर्की के। गैर ममालिक ने, इत्तेहादी ममालिक तुर्की पर तकरीबन कब्ज़ा कर रखा था, और तुर्की में नॉलेज जो है, तालीम जो है, वो 5% के करीब थी। ये 5% से रह, लोग जो है वो अरबी ज़बान या तुर्की ज़बान जो है वो जानते थे, और ज़्यादातर जो है मसाजिद, मदरसों से तालीम हासिल किया करते थे। अगर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने ये चाहा कि अगर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है, एक तो इनको एजुकेशन देनी होगी, जदीद तर्ज की एजुकेशन देनी होगी, प्लस जो है वो मौलवियों के हत्थे नहीं चढ़ने देना मुल्क को। एक सेकुलर, ठीक है, इस्लाम है, मुल्क का मजहब है, लेकिन मजहब के मामलात में हुकूमत जो है उसको किसी सूरत भी दखल अंदाजी का मौका नहीं। हर एक को आज़ादी हासिल होगी, वो जिस तरीके से चाहता है वो अपने मजहब अमल दरामद करे, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में मुदाखलत नहीं करेगी। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म को गलत मानों में लिया जाता है, वो उसको लादीन के मानों में लिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। तुर्की के सदर रजब तायिप एर्दोआन भी अभी वो ये कहते हैं कि लादीन का मतलब गलत है, गैर जानब, यानी सेकुलरिज्म का सही मतलब जो आता है गैर जानब, यानी आप किसी, अगर कोई शिया है या कोई सुन्नी है या कोई हाँ, ईसाई है, उनके मामले में आप दखल अंदाजी ना करें, उनको खुला छोड़ दें। वो जिस तरह अपने मजहब पर या अपने फिरके पर वो अमल दरामद करना चाहते हैं, आबादी करना चाहते हैं, और ठीक। स्टेट को इस सिलसिले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। ये था इनका बेस। लेकिन हुआ यह है कि अतातुर्क के बाद जो सेकुलरिज्म को गलत माने पहनाए जाने लगे। इसको आमतौर पर जिसे कह सकते हैं कि सिर्फ नाम नहाज सेकुलरिज्म का दे दिया गया, यानी मजहब के खिलाफ जो है वो अब मसाजिद बंद कर दी गई, मसाजिद के अजानें बंद कर दी गई, ये सब कुछ बंद कर दी गया सेकुलरिज्म के नाम पे। जबकि सेकुलरिज्म का मतलब मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, सेकुलरिज्म का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको मसाजिद में ताले लगा दिए जाएं, आपको कुरान शरीफ के कोर्सेज बंद कर दिए जाएं, वो खत्म कर दिए। वो एक इस मजनूनों के दौर में जो है वो देखा जाए, उस दौर से ये सिलसिला चला आ रहा था। ये रजब तायिप एर्दोआन से पहले तक ऐसे ही चला आ रहा था। फौज ने सेकुलरिज्म को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि लोगों में वो इस्लाम की जो इत्तेहा पसंदी है उसको खत्म किया जा सके। और इसके बाद फिर जब रजब तायिप एर्दोआन इक़्तिदार में, आपने को याद होगा कि सेकुलरिज्म के नाम पर तुर्की की यूनिवर्सिटियों में हेड्सकाफ का मसला हाँ, उभर के बहुत सामने ज़्यादा। आया। ख्वातीन को जो है, लड़कियों को यूनिवर्सिटियों में दाखिले नहीं दिए जा रहे थे। उनको ये कहा जा रहा था कि आप जो है अपने जो है हेड्सकाफ उतारें, उसके बाद आप जो है यूनिवर्सिटियों में आ सकते हैं। हालांकि सेकुलरिज्म में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, आप जिस तरह भी जो कपड़े पहनना चाहते हैं पहने। लेकिन उन्होंने क्योंकि ऐसा नहीं, इजाजत नहीं दी, और अवाम जो है वो इसी तरह रजब तायिप एर्दोआन ने जब अवाम से ये कहा कि मैं आऊंगा, तो अगर मुझे आप इक़्तिदार देंगे तो मैं आते ही जो सेकुलरिज्म का सही मतलब है उसके तहत मुल्क में अपने अमल दरामद शुरू कर दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। हेड्सकाफ जो है, उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप इस पे हेड्सकाफ पर पाबंदी लगा हाँ, सकते हैं। इसलिए उन्होंने खुली छुट्टी दे दी कि जो हेड्सकाफ पहनना चाहते हैं पहन लें। यानी सेकुलरिज्म का जो मतलब जो है वो सही मायने में रजब तायिप एर्दोआन ने ये बताया कि सेकुलरिज्म गैर जानिबदार है, और मैं भी सेकुलरिज्म की तारीख है उसकी जो है हमायत करता हूँ। उन्होंने देखा होगा मिस्र में भी यही कहा था अक़वाम मुस्लिमीन कि मैं जो हूँ, मैं सिर्फ सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हर एक मजहब को, हर फिरके को आज़ादी है, उसमें जो है स्टेट जो है अमल दखल नहीं दे सकती। जी। ये बहुत आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है, क्योंकि नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि तैयब अर्दवान साहब जो हैं, वो सेकुलरिज़्म के खिलाफ थे नहीं, और नहीं, इसलिए उन्होंने ये किया। बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो सेकुलरिज्म की अभी भी हमायत करते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट जो है वो किसी के पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी नहीं करे। वो अगर कोई शिया है या सुन्नी है या कोई और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर आज़ादी है, जिस तरह की इबादत करना चाहे वो कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात की। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताएँ कि जब तैयब अर्दवान साहब ने ये सिलसिला शुरू किया है, अब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ लोग उनके ऊपर क्रिटिसिज़्म भी करते हैं। मुख्तलिफ ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न एनजीओज़ हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, आप देखते हैं कि हर तरफ से उनके ऊपर क्रिटिसिज़्म आता है। उस क्रिटिसिज़्म को वो कैसे लेते हैं और लोग उस क्रिटिसिज़्म को वहाँ पे टर्किश लोग हैं, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? एक्चुअली देखा जाए यहाँ पर भी रिपब्लिकन पीपल पार्टी जो है अतातुर्क के दौर में जब पार्टी बनी है, वो सेकुलरिज्म को सिर्फ सेकुलरिज्म के मीनिंग ही के तौर, ये नाम नहा सेकुलरिज्म का जो मतलब है कि जिसके
कपड़ों पे पाबंदी होगी, ये पाबंदी होगी, मदरसों में तालीम हासिल नहीं की जा सकेगी, वो उस मीनिंग्स में लेते हैं। लेकिन वो जमात अभी भी जो है वो सेकुलरिज्म उसी मीनिंग्स में लेके आ रही है, और यही वजह है कि उस जमात को आज भी तुर्की में किसी किस्म की पजीराई हासिल नहीं हो पा रही। वो पिछले 100 साल से जब से तकरीबन 97 ईयर्स हो गए तुर्की को कायम हुए उस वक्त से लेकर अब तक जो है, क्योंकि 50 तक वो बरसे इक़्तिदार रही वाहिद जमात थी, इसलिए वो बरसे इक़्तिदार रही, लेकिन उसके बाद कभी भी इक़्तिदार में तनहा नहीं आ सकी, क्योंकि उनका वोट जो अवाम जो है वो 25% के करीब उनका वोट देते हैं, बाकी 75% वोट जो है वो उनको नहीं मिलते। वजह यही है कि लोग जो उनके सेकुलरिज्म के नजरिए के खिलाफ हैं, वो रजब तैयब एर्दोआन की सेकुलरिज्म की ज्यादा हमायत करते हैं। यही वजह कि रजब तैयब एर्दोआन को 51% वोट पड़ते हैं, जबकि बाकी लोगों मिला के भी जो है वो 40% के करीब नहीं पहुंच पाते। जी। तो इसका इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि एक या दो रीजंस क्या हैं कि व्हाई ही इज सो पॉपुलर, क्योंकि देखें इतने साल गुजर जाने के बावजूद एक फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी भी आ जाता है कि जो इतना ज्यादा की इक़्तिदार में रहे तो लोग उकता भी जाते हैं, तो हाँ, उनकी अभी जो पॉपुलैरिटी है अभी तक वो परसिस्ट कर रही है, अभी तक वो सस्टेन कर रहे हैं उसको, इसके एक दो फैक्टर्स क्या हैं? एक तो ये देखिए वो अवाम के अंदर है, उनके जो जिसे कहते हैं जड़ें जो हैं अवाम के अंदर, अवाम से आए हैं। वो एक आपको पता होगा पहले जो इस्तांबुल के मेयर थे, उसके बाद जो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो मेयर होने के बाद फिर उन्होंने मुल्क के वज़ीर आज़म बने, अब सदर बने। अवाम को मुकम्मल हमायत हासिल है, क्योंकि वो देखिए पहले मसला जो था तुर्की में ये हेड्सकाफ ख्वातीन का मसला था। फिर उनको यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अलावा कहीं भी जो है सरकारी इदारों में किसी सूरत में भी उनको कोई मुलाजमत नहीं दी जाती थी। लेकिन अब अगर आप हेड स्कार्फ पहने हुए हैं या जो कुछ भी आप किया हुआ है, कोई आपको नहीं पूछेगा। आपको हर सरकारी इदारे में अगर आप उसके अहल हैं तो आपको काम करने की इजाजत होगी। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो अवाम जो है वो रजब तैयब एर्दोआन की तरफ, क्योंकि आपने देखा होगा 99% जो लोग हैं तुर्की के वो मुसलमान हैं। बाकी जो है ठीक है, मॉडर्न आपको शहर इस्तांबुल, अनकरा और इजमीर जब बड़े जदीद बड़े मॉडर्न नजर आते हैं, लेकिन बाकी लोग शहरों में जाएं, बाकी कस्बों में जाएं, देहातों में जाएं, वो लोग उसी तरह मुसलमान हैं जिस तरह बाकी ममालिक के मुसलमान हैं। वो भी चाहते हैं कि हम इसी तरह के मुसलमान, ठीक है यूरोप हमारे करीब है, हम यूरोप के हमसाया ममालिक हैं, लेकिन हमें अपना मजहब जो है किसी सूरत भी मजहब से वो हम अपना सौदेबाजी नहीं कर सकते। हम मजहब इस्लाम पर अमल करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और वजह यही है कि अर्दवान का इस्लाम और पाकिस्तान के इस्लाम में भी आपको ये मैं बता दूं फर्क नजर आता है। पाकिस्तान में ये वावेला मचाया जाता है कि वो जमात इस्लामी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने देखा होगा वो कितने जदीद हैं, कितने वो जदीद ख्यालात के मालिक हैं। उनको सूट बूट, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल देख लें, उनका सब कुछ देख लें, आपको मौलवी की तरह नजर नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं वो मौलवियों से बढ़कर सही मानों में जिसे कहा जा सकता है कि अंदर से मुसलमान है, वो दिखावे के कायल नहीं है। और आपको आपने कभी किसी, मेरा ख्याल है आज तक किसी जो भी सरबराह से आपने तिलावत कलाम पाक इस हाँ, अंदाज से नहीं सुनी होगी जिस अंदाज में वो तिलावत कलाम पढ़ते हैं, वो सुनाते हैं मसाजिद ठीक में है। हो कहीं और। उनकी आवाज किसी आज तक मेरा ख्याल है ऐसा कोई कभी भी नहीं हुआ कि सरबराह ममलकत इससे इतने अच्छे अंदाज में करे। गहरी कुदरत, हाँ, सही बात। और ये बिल्कुल। मैंने ये अवाम को खींचती है। अवाम कहती है देखिए ये सरबराह ममलकत है। पाकिस्तान में लोग इसी वजह से इसको पसंद करते हैं, टर्की में तो हाँ। पसंद करते ही करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बाकी सारे ममालिक में भी वजह यही है कि वो अवाम से बहुत करीब है, उनकी जड़ें अवाम के दरमियान। अच्छा, और आपने आपने पाकिस्तान की बात की है। पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है पहले भी उनका बड़ा अच्छा था, लेकिन इमरान खान के आने के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें मजीद नई जहतें जो हैं वो एक्सप्लोर की जा रही हैं। क्या वजह है पाकिस्तान के साथ अब तुर्की के ताल्लुकात इतने ज्यादा क्यों बेहतर हो रहे हैं, और उसमें क्या इनके मकासद क्या हैं दोनों ममालिक के? अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात कभी भी सियासी लिहाज से नहीं होते। इनके हाँ। ताल्लुकात अवाम के दरमियान है। टर्की में भी जो मर्ज़ी हुकूमत आ जाए या पाकिस्तान में जो मर्ज़ी हुकूमत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टर्की पाकिस्तान के अवाम को उसी तरह चाहता है और पाकिस्तानी अवाम तुर्कों को उसी तरह चाहते हैं। हुकूमत अगर तब्दील करती है तो तब्दील होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको बता दूँ शहबाज ठीक शरीफ है। के ज़माने में भी, नवाज़ शरीफ के ज़माने में भी, मुशर्रफ के ज़माने में भी तुर्की के साथ, बल्कि थ्रू आउट हमेशा ही तुर्की के साथ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसे वो कह सकते हैं कि ये जो यकजान दो कालिब है। बाकी किसी ममालिक में आपको इतनी मोहब्बत अवाम के दरमियान, वजह यह है कि अवाम के दरमियान जो मोहब्बत है
کسی اور ممالک میں ایسی آپ کو محبت نظر نہیں آ گی. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے بیان دیا تھا کہ جو ترکی، آذربائیجان اور پاکستان جو ہے وہ ایک قوم اور 3 ریاستیں ہیں. یعنی ہاں، تینوں ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں. عوام تینوں ممالک کے بہت ہی قریب ہیں. دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہی وجہ اچھا، ہے کہ ایک دوسرے کے بہت ہاں، قریب ہے. ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں، آپ اس کو ذرا آپ ویریفائی کر دیجیے گا، وہ یہ ہے کہ طیب اردوان صاحب نے آنے کے بعد جو ترک نیشنلزم ہے اس کو بہت زیادہ آ، اس کو انہینس کیا ہے، اس کو بڑھایا ہے، اور ان کے اندر ایک جذبہ ابھارا ہے، اور ان کی جو عظمت رفتہ تھی اس کو دوبارہ سے ان کے اندر جگانے کی کوشش کی ہے. بلکہ میں آپ ہی کی ایک وہ ویب سائٹ کے اوپر وہ دیکھ رہا تھا کہ جو وزارت دفاع نے نئی ویڈیو جو ریلیز کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خبردار جو ترک سرزمین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، جب تک دشمن میرے وطن کی طرف نہ دیکھے اور تلوار نہ نکالے، ہم ترک فوجی ہیں جو تلوار سے لڑنا جانتے ہیں، جب تک دشمن بیرکوں میں ہے محفوظ ہے. بلکہ اس کا میں تھوڑا سا سنوا دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ کس طریقے سے وہ ایڈ جو ہے bنایا گیا ہے، وہ ذرا آپ سنیے گا. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو سنایا ہے آپ ہی کی ویب سائٹ سے. جی اور میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نیشنلزم کو وہ ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں، یہ ریئل نیشنلزم ان کو انکلکیٹ کر رہے ہیں ان کے اندر. ہاں، یہ دیکھا جائے رجب طیب ایردوان جب اقتدار سنبھالا تھا تو وہ اس وقت اتنے نیشنلسٹ نہیں تھے. وہ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملک میں ڈیموکریسی ہے، جو باقی جو چھوٹی چھوٹی اقلیتیں ہیں، جو کرد ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آتی چلی گئی جب انہوں نے دیکھا کہ جو عرب ممالک ہیں اور خاص ہاں، یورپی ممالک ہیں اور امریکہ ہے، وہ ترکی کی دہشت گرد تنظیم PKK کی مسلسل پشت پناہی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم کیے جائیں اور یہ ممالک جو ہیں یہ دہشت گرد تنظیم PKK کی حمایت کرنا، پشت پناہی کرنا باز آ جائے. لیکن وہ ان کا جو ہے دہشت گردی کا سلسلہ جاری رہا ترکی میں، اور ان ممالک کے پائے رجب طیب ایردوان کی کوئی بات نہیں مانی. اس وجہ پھر انہوں نے پھر جو ہے، کیونکہ اب ملک میں جب انہوں نے صدارتی نظام متعارف کروایا تو ان کو ترکی کی نیشنل پارٹی جو ہے، نیشنل وومن پارٹی جسے MHP کہتے ہیں، پھر ان کو اس کا سہارا لینا پیا. وہ بڑی جو ہے دیکھا جائے بڑی قومی پرست پارٹی ہے، تو اس کے ساتھ مل کے ان کو اپنا تھوڑا سا آئیڈیا بھی چینج کرنا پڑا. اب جو ہے یہ اس ترکی کی جو نیشنلزم ہے اس کو زیادہ پرچار کرتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ترکی جو ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ عالم اسلام میں تو نمبر 1 ہے ہی ہے اب، مگر سپر پاور کے طور پر اوپر کا سامنے آ رہا ہے. دیکھا ہوگا ڈیفنس کے سیکشن میں جو ڈیفنس پروڈکشن ہے ان کا، وہ میرا خیال ہے دنیا میں اب 5ویں 6 نمبر پر آ رہا ہے. اور اس کو جی. مزید جو ہے وہ آگے اس کو لے آ رہے ہیں. ان کا ڈرون جو ہے، بلکہ ایون پچھلے دنوں جو ہے روس کے یہ ان کے صاحبزادے بھی بلال وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے کافی اس میں کام کیا. ہاں، روس کی طرف سے وزارت دفاع کی طرف سے بیان آیا تھا ترکی نے جو ڈرون تیار کیے ہیں، جو ویپن لے کے جاتے ہیں، ہاں، وہ ہم اس تک ابھی نہیں پہنچ پائے. ترکی نے اب اپنا وہ سٹینڈرڈ بنا لیا جو ابھی ہم نہیں حاصل کر رہے. اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اب ٹرکی کے آگے ہیں. باقی رشیا بھی جو ہے ترکی کے ڈرونز کے بہت پیچھے. ٹرکی جو ہے اس وقت جو ہے جدید اسلحہ استعمال کرنے، تیاری کرنے میں جو ہے باقی ممالک کو بہت پیچھے چھوڑ تو گئے. کیا جو باقی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ ایکسپینشنزم کی طرف جا رہے ہیں، کچھ اس طرح کی پالیسی آپ کو نظر آتی ہے؟ ہاں، یہ اصل ایک چیز میں بتا دوں، پاکستانی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا نئے سرے سے جو ہے وہ بحال ہوگی، لیکن بحال ہو نہیں سکتی. وجہ یہ کہ ترکی میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے جس کو ووٹ زیادہ پڑیں گے وہی اقتدار میں آئے گا. اور جی، 2023 میں الیکشن ہونے ہیں. اگر الیکشن ہوئے 2023 میں اور رجب طیب ایردوان دوبارہ برس اقتدار آ گئے تو وہ اپنا کنٹینیو رکھیں گے. اگر وہ برس اقتدار نہیں آتے، کیونکہ ابھی بڑا سخت کمپٹیشن چلا جا رہا ہے 2023 تک، حالات کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا دوبارہ. کیونکہ اس دفعہ جب الیکشن ہوا تھا تو ان کو 51% ووٹ ملے تھے، بڑے قریب مارجن، بہت کم مارجن سے یہ جیتے تھے. اور اب حالات، کیونکہ آپ
आपको याद होगा, पता होगा कि इतना तवील अरसे से ये इक़्तिदार में चले आ रहे हैं, बरसे इक़्तिदार जो होता है तो उसको बड़ी एक मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तवील अरसे से बरसे इक़्तिदार चले आ रहे हैं, उसकी नेगेटिव पहलू भी सामने उभर कर आते हैं। यही वजह है कि अब ये भी हो सकता है कि वो 2023 में ना भी जीते। ये ज़रूरी नहीं है, अब हालात डिपेंड करते हैं उस हालात कैसे हैं। इस वक़्त जी, हालात ये दिखा रहे हैं रजब ताय्यिप एर्दोग़ान मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल किए हुए हैं और बड़ी आसानी से जो है वो जीत जाएँगे 2023 में। लेकिन अभी 2-3 साल पड़े हुए हैं, इसलिए हाँ, कुछ कहा हाँ। नहीं जा सकता। हालात कैसे होते हैं, क्या रंग इख्तियार करते हैं। अब देखना ये है कि क्योंकि वो अगर वो सल्तनत उस्मानिया की तरफ चलते हैं तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता है। वोट लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को देते हैं। वो जो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब इनके अंडर आ जाएगा, बाकी अरब ममालिक इनके अंडर आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो जो यहाँ कहते हैं कि 2023 में वो जो जी, 100 साल पूरे हो जाने और वो ट्रीटी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर तुर्की आज़ाद होगा, जो चाहे करे। और फिर आर्मीनिया के लोग भी वैसे भी इसमें बड़ा वो उनको फ़िक्र लाहक हुई हुई है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वो एक्चुअली देखा जाए तुर्की अभी भी आज़ाद है, मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, सिवाय बॉस्फोरस जो इनकी जो है, बॉस्फोरस में ये आज़ादी हासिल नहीं, वहाँ पे जो है उनको परमिशन लेनी पड़ती जंगी जहाज़ों को आने-जाने के लिए। 2023 में अलबत्ता सिर्फ वहीं पे है, बाकी देखेंगे तुर्की की तेल की तलाश हर मेडिटेरेनियन में कर रहा है, ब्लैक सी में कर रहा है। वो यहाँ पे अखबारात में आता है जी इस तुर्की को आज़ादी नहीं है, मादनियात की वो नहीं कर सकता, तेल नहीं निकाल सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तुर्की अभी भी कर रहा है, उनके जो है ये आपने अभी थोड़ी पहले मैंने देखी थी स्क्रीन पे आप दिखा रहे थे। और उच रईस जो है ये इनका ड्रिलिंग बैरी जहाज वो अब मेडिटेरियन पे भी वो कर रहा है और ब्लैक सी पे भी कर रहा है, ड्रिलिंग कर रहा है। कोई इनको रोकने वाला तुर्की कहता है हम आज़ाद हैं, हम जब चाहेंगे ड्रिलिंग करेंगे, जहाँ खुले समुद्र में भी ड्रिलिंग कर सकते हैं, अपनी हदूद के अंदर भी ड्रिलिंग कर सकते हैं। हम तेल की तलाश जहाँ हमें नजर आएगा हम तेल की तलाश करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, तुर्की पर कोई पाबंदियां आयद नहीं। तुर्की एक मुकम्मल आज़ाद है और अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए ड्रिलिंग भी कर रहा है। ना सिर्फ आज़ाद है फुरकान साहब, बल्कि वो असर्ट भी कर रहा है। जी हाँ, देखिए ना, बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप आज़ादी को असर्ट भी करें और अपने आप को महसूस अगलों को करवाएँ कि हम आज़ाद भी हैं। तो इस जी लिहाज से हम देख रहे हैं कि तुर्की जो है वो ना सिर्फ अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये चीज़ें कर रहा है, बल्कि अब हमने देखा कि नगोर्नो काराबाख का, जिसको बालाए काराबाख कहते हैं तुर्की में, तो जी जी ये जो लोग हैं वहाँ पे भी जाके तुर्क जो नेशनलिज़्म है वो हमें नज़र आ रहा है। अज़रबैजान की सपोर्ट खुलेआम उन्होंने की है, जिस तरह पाकिस्तान ने की है। जी हाँ, तो ये जो बिल्कुल। नगोर्नो काराबाख या बालाई काराबाख का जो मामला था, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है विदिन टर्की? हाँ, वो देखिए तुर्कों का देखिए अज़रबैजान और तुर्क जो है वो एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही ज़ुबान है। थोड़ा बहुत फ़र्क है वो क्योंकि वो रशिया के अंडर रहे हैं और ज़ुबान जैसे हाँ, मैं आपको बड़ी अच्छी सी मिसाल देता हूँ। जैसे हमारी उर्दू और हिंदी ज़ुबान का फ़र्क है, बस यही फ़र्क है इनका अज़रबैजान का और तुर्की ज़ुबान का। दोनों एक ही ज़ुबान बोलते हैं, दोनों एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी वजह से तुर्क वो अज़रबैजान की मदद करता चला आ रहा। अज़रबैजान पहले इतना खुद मुख्तार वो नहीं था, ताकतवर नहीं। कि तुर्की की फ़ौज की वजह से तुर्की ने अपना फ़ौजी सामान जो है वो उनको पेश किया, उनको दिया, उनको उनके फ़ौजी भी गए, ट्रेनिंग देते रहे हैं, फ़ौजी मशकें होती रही हैं। जिस तरह पाकिस्तान के साथ फ़ौजी मशकें हुए हैं, तुर्की के साथ भी फ़ौजी मशकें होती रही हैं और तुर्की ने उनकी ट्रेनिंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो कहते हैं हम 2 रियासतें एक कौम है, वो सही मायने में वो दोनों एक ही कौम है। हम पाकिस्तान तो हम कहते हैं लेकिन ये तुर्क जो है दोनों एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। अज़रबैजान और तुर्की दोनों की मेन जो है वो तुर्क है। इसी वजह से जी। उनकी मुकम्मल क्योंकि पहले जब ये 1990 में आज़ाद अज़रबैजान हुआ, 1991 में अज़रबैजान जब आज़ाद हुआ था तो उस वक़्त टर्की के साथ कोई इतने अच्छे टर्की ये बात तो है टर्की ने पहले ही मुल्क था जिसने उसको तस्लीम किया था, लेकिन उस वक़्त टर्की के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। हुँ, रशिया जो आर्मीनिया की सपोर्ट कर रहा था और आर्मीनिया ने उस वक़्त से फ़ायदा उठाते हुए जो उनका काराबाग का इलाका था उस पर कब्ज़ा कर लिया और उस हुँ। वक़्त अज़रबैजान की फ़ौज इतनी मज़बूत नहीं थी कि उसको वो करवा सके, आज़ाद करवा सके। हालाँकि वो बड़ी जो वो चलते भी मिन्स्क ग्रुप के तहत मुज़ाकरात भी होते रहे, 10 साल इसी तरह गुज़र गए, 20 साल गुज़र गए, लेकिन वो फैसला नहीं हो सका। अब अज़रबैजान की फ़ौज है, तुर्की की फ़ौज और पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से पुष्टपनाही और ट्रेनिंग देने के बाद जो है वो इतनी काबिल हो चुकी है कि अब वो अपने इलाके जो है वो वापस आज़ाद करवा रही है। हाँ। ये फ़र्क है तुर्की जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी हाँ, उनके ये मुख्तलिफ अखबारात जो मग़रबी मीडिया दे रहा है कि तुर्क फ़ौजी भी वहाँ पहुँचे, ऐसी कोई बात नहीं। तुर्की के ड्रोन जो हैं वो अलबत्ता इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फ़ौजी सामान इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उनके दरमियान एग्रीमेंट है, उसका इस्तेमाल वो अज़रबैजान लेकिन वाली लेकिन टर्की ने ये ज़रूर कहा है कि अगर अज़रबैजान ने हमसे मदद माँगी तो हम अपने ट्रूप्स भेज सकते हैं।
हाँ, ये कहा लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर अभी तक ये ऐलान नहीं कहीं भी हुआ कि वो ठीक। उनके फौजी जो है वहाँ पर गए हैं। हाँ, फौजी सदस्य वहाँ ज़रूर गया है, फौजी मशकें हुई, ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन जैसे ही अगर अज़रबैजान अगर मुश्किल हालात में पेश आए तो फिर हो सकता है तुर्की जो है अपने ट्रूप्स भी वहाँ पर भिजवा दे। लेकिन अभी तक ट्रूप्स जो है वो जो मगरबी मीडिया पेश कर रहा है कि शाम के जहादी जो है शाम हाँ। से निकाल कर इन्होंने अज़रबैजान भिजवाए हैं, लेकिन तुर्की के अखबारात में ऐसी कोई खबर नहीं है। तुर्की ने कैटेगोरिकली इसकी तरदीद की है कि हमने कोई वहाँ से ना कोई जहादी भिजवाए हैं, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने नेशनलिज़्म की बात की थी, तो उसमें जो एक बहुत बड़ा टूल इस्तेमाल किया है तैयब अर्दोग़ान साहब ने, जी, वो जी। टेलीविज़न का है। टेलीविज़न ड्रामा, सीरियल्स वग़ैरह, और ख़ास तौर पे उसका जब ज़िक्र आता है तो एर्तुगरुल का ज़िक्र आता है, जी, जिसने जी। पाकिस्तान में भी कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं, बल्कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि उसने कमाल कर दिया है, और उसको इंटरव्यू करने का एज़ाज़ भी आपको हासिल हुआ है फुरकान भाई। मतलब जी, ये हमारे लिए भी एज़ाज़ की बात है कि आप उनका इंटरव्यू कर चुके हुए हैं, जो कि इस वक़्त दुनिया का मेरा ख़्याल है कि मोस्ट पॉपुलर ड्रामा सीरियल होगा। तो एक तो उसके बारे में बताएँ, और दूसरा जो आपका जब इंटरव्यू आपने किया तो एर्तुगरुल साहब जो हैं, उनके क्या ख़्यालात थे? वो ज़रा हाँ, थोड़ा-सा हमें। ऐसे देखा जाए जो इंटरव्यू करने के पहले मैंने सबसे पहले जो इंटरव्यू किया था इस ड्रामे के जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो हाँ, सीईओ है, बस। मेहमेद बोज़ा का किया था और ये हुँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए सिर्फ किया था। लेकिन जब हुँ, वो मेरा यूट्यूब चैनल पे चलने से पहले ही पीटी की तरफ से ऑफ़र आई थी कि ये आप हुँ। हमें भी दे दें, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है उनको भी देते हैं, तो शेयर कर लेते हैं। फिर हाँ, मैंने पीटीवी पे भी उनका चला और मेरे इस यूट्यूब चैनल यारिमन तुर्की पर भी चला हुँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो दूसरा मेरा इंटरव्यू था वो उनके साथ अब्दुल गाजी के साथ एंगिन आल्तान यानी जो हीरो है अब्दुल हाँ, गाजी हाँ, हीरो है एंगिन आल्तान का इंटरव्यू किया था वो मैंने उनके घर पर किया था और करने वाला मैं पहला पाकिस्तानी था हाँ तुर्की के उसमें टीआरटी बाकी वो होते रहे तुर्की में तो बहुत इंटरव्यूज दिए हुए लेकिन एज ए पाकिस्तानी जो है वो मैंने पहली बार उनका इंटरव्यू किया था और उस वक्त क्योंकि हालात भी ऐसे थे कि पाकिस्तान से कोई आ जा नहीं सकता था कोरोना की वजह से बैन थे तो फिर मैंने मौके से भी फायदा उठाया उनसे मैंने जो है वो राब्ता कायम किया उन्होंने मान लिया ठीक है हाँ तो फिर उनके साथ जो है मैं इंटरव्यू किया और उन्होंने अभी अपने इंटरव्यू में बड़े जिसे कि जोश से ये कहा कि मुझे पाकिस्तान से बड़ी गहरी मोहब्बत है दिल दिल पाकिस्तान जान जान हुँ, पाकिस्तान और मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ हाँ ये अलग बात है कि अभी तक उनका पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम नहीं बन सका वो वजह यह है कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंपनी या फर्में जो हैं वो एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं रस्साकशी में मुब्तला है वो कोई कह रहे हम आपको ये करेंगे वो दूसरी कह रही ये करेंगे लेकिन अभी तक जो है किसी के साथ जो है एग्रीमेंट नहीं हुआ जैसे ही कोई हाँ, एग्रीमेंट हुआ अगर हालात ठीक रहे कोरोना के कोई प्रॉब्लम हुई तो वो हुँ, पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान से उनकी बड़ी गहरी मोहब्बत है वो अपनी इस गहरी मोहब्बत को पाकिस्तान के अवाम को अपने साथ क्योंकि पाकिस्तानियों ने जिस तरह इस ड्रामे को पसंद किया वो आपने देखा होगा कि 5 साल टर्की में चलता रहा इतने ड्रामे लोगों ने ड्रामा नहीं देखा जितना इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान पीटीवी की तरफ से पेश किए जाने वाले ड्रामे को देखा जी अच्छा, इतना बड़ा फ़र्क है, यानी इंटरनली डोमेस्टिकली टर्किश लोगों ने उतना नहीं देखा, जितना जितना पाकिस्तानियों ने देखा। पाकिस्तान अवाम ने 1 महीने के अंदर अंदर देखा ये मैं कह रहा हूँ 1 महीने पे जो रमजान माय में गॉड! ये 5 साल में अगर उनके मिला लिए जाए वो इतना नहीं लोगों ने तादाद नहीं जितनी के पाकिस्तान के अवाम ने 1 माह के अंदर अंदर देखा और अब ये बढ़ता जा रहा है तकरीबन बहुत फर्क पड़ गया अब तो तो इसका इसकी आपकी नज़र में क्या वजह है फुरकान साहब के ऐसे ड्रामा पाकिस्तानियों में क्या वो एक एक एपेटाइट फॉर नेशनलिज्म नज़र आती है आपको, या उनके अंदर वो उकताहट आ गई हुई है जो कि हमारे यहाँ ड्रामे चल रहे थे, जो कि ना उनका ज़मीन से ताल्लुक था, ना हमारी रूह से कोई ताल्लुक था, ना हमारे मुआशरे से कोई ताल्लुक था। वो ऐसे मुआशरे थे, वो ड्रामे थे जिनके बाहर से कुछ एजेंडा आया हुआ था। बिल्कुल सही कहा एक्चुअली देखा जाए पाकिस्तान में जो ड्रामे चल रहे किसी ज़माने पीटीवी पे शुरू हुआ इब्तिदा में बड़े अच्छे हाँ, ड्रामे बने हैं, लेकिन उसके बाद इंडिया का मीडिया छा गया हुआ था पाकिस्तान में, इंडियन तर्ज के ड्रामे चल रहे थे, लोग जो हैं वो तंग आ गए हुए थे, ठीक है प्राइवेट चैनल्स ने कभी भी इस तरह के ड्रामे नहीं बनाए, ये देखा ये ड्रामा तुर्की ने जो बनाया, बड़ी मेहनत के बाद बनाया, मेरा ख्याल इससे पहले मैंने आज तक इस किस्म का ड्रामा नहीं देखा, यानी हकीकत हाँ, आज आप देखते हैं इस ड्रामे में जो इस्लाम की तारीफ पेश की गई और जिस तरीके से इस्लाम को पेश किया गया और नमाज़ें पढ़ते हुए कुरान की तिलावत हुँ, और जिस तरीके से
बाकी लोगों को पेश किया गया। मेरा ख़्याल ये इस्लाम नामा था, हकीकत नामा से ड्रामे को इसी तरह का होना चाहिए था। बड़े खूबसूरत अंदाज़े में इसी वजह से पाकिस्तान की अवाम ने जो है अपने आप को इस ड्रामे के अंदर महसूस किया। उन्होंने हुँ, हकीकत को महसूस किया कि 13वीं सदी में मुसलमान क्या थे, कैसे-कैसे कितने वो पॉपुलर थे, कितने वो जो इस्लाम की खिदमत किया करते थे, जो हमारे सरदार हुआ करते थे। अब वो चीज़ ये अब उनको अपनी इसमें हकीकत नज़र आई, अपना आप नज़र आया। इसी वजह से उन्होंने इस ड्रामे को बेहद पसंद किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ड्रामा जो पसंद किया वो पाकिस्तान के लोगों ने पसंद किया। और साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि लैटिन अमेरिका में भी बहुत पसंद किया जी गया हाँ। है, लेकिन अरब ममालिक में इस पे बैन लगा दिया गया। तो ये क्या वजह है? क्या अरब लोगों से इसका कुछ प्रॉब्लम था या अरब लोग अपने अपने लिए कोई थ्रेट फ़ील कर रहे थे? ये अरब लोगों की आप बात कर रही हैं या अरब हुक्मरानों की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही आपने बात की। यहाँ मेरी मुराद यहाँ पर अरब हुक्मरानों की है, क्योंकि हुँ, अवाम अभी भी देखती है, टीवी के थ्रू देखते हैं, बाकी जो सोशल मीडिया के थ्रू अभी भी देख रहे हैं, बड़ी तादाद देखने वाली है। हुँ, लेकिन अरब ममालिक ने इसलिए हुक्मरानों ने इसलिए बैन किया कि आपने देखा होगा किसी समय इसमें जो दिखाया जा रहा है उस वक़्त अरब जो है इनके गुलाम थे, अरब इनके अंडर थे। हाँ, तो ये अब इस चीज़ को अरब जो है वो देखना नहीं तस्लीम चाहते। नहीं कर हाँ, प्रॉब्लम ये है और तुर्कों ने जिस तरह हजाज, सऊदी अरब, बाकी अरब हुँ, 3 बड़े आज़मों पर हुक्मरानी की है। अरब उससे जो है वो एक जिसे कहते हैं हार खाते हाय हैं। वो हुँ, देखना नहीं चाहते कि हकीकत क्या थी। वो अपने आप को उसी तरह पेश करना चाहते हैं जैसे अभी जो है वो अपनी हाकमियत जो है वो इन पर कायम करना चाहता है। तुर्की इस बात को तस्लीम नहीं करता क्योंकि तुर्की कहता है हम माज़ी से भी हुँ, बड़े इनसे बड़तर थे, अब भी इनसे बड़तर हैं। वो जो क्योंकि देखा जाए तरक्की के लिहाज से तुर्की जो है उनसे अरब ममालिक से बहुत आगे है। ये फ़र्क है, लेकिन अरब ममालिक तुर्कों की हकीकत को पेश करने से घबराते हैं, ख़ास तौर पर डेमोक्रेसी उनके देखा होगा, ये ड्रामे में भी डेमोक्रेसी ही दिखाई जा रही है। उसमें हाँ, किस हाँ, वो फैसले किए जाते हैं, वो एक बाकायदा एक जिसे कहते हैं काउंसिल के ज़रिए हाँ, के थ्रू हाँ, किए जाते हाँ, हैं। ये फ़र्क ठीक, है जब अरब हुक्मरान ठीक। इस किस्म की डेमोक्रेसी नहीं चाहते, उनको खौफ है कि कहीं वो माज़ी वाले हाल दोबारा वो ना हो जाए। हाँ, ये वो ज़ाहिर है उनके अपनी इनसिक्योरिटीज़ तो हैं ना। अच्छा, जी हाँ, अब आपने तरक्की का ज़िक्र किया, तुर्की के अंदर तरक्की का ज़िक्र किया आपने। जी, तो ये बताएँ कि ज़ाहिर है अगर वो इनका ख़्वाब है कि हमने एक सुपर पावर की तरह जिस तरह पहले हुआ करते थे, हम उस तरह हमने बढ़ना है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और तरक्की का होना बहुत ज़रूरी है। जी, उस हवाले से तैयब उर्दवान साहब ने क्या किया है, मुझे याद है कभी कुछ दिन पहले ही जो अंकारा से नेदे का एक 330 किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी। जी। उसका इफ्तिताह भी एर्दोग़ान साहब ने किया। इस तरह के बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो जी हाँ। उनको लॉन्च कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट किस तरह चल रही है वहाँ पे? लोग उसको किस तरह पसंद कर रहे हैं? एक्चुअली देखा जाए जब एर्दोआन के आने से पहले की मैं सूरत-ए-हाल ये बता दूँ कि टर्की जो था वो तीसरी दुनिया के ममालिक में शामिल होता हुँ। था। इवन यूएनओ में भी इसकी कोई सेइंग नहीं थी, कोई टर्की को कोई ज़्यादा नहीं मर्द बीमार कहा जाता था। मर्द बीमार था और ये जो हुँ, बाकी हुकूमत एर्दोआन तक जितने भी हुक्मरान आए हैं, हाँ, अलबत्ता बीच में जो है इनके जो तुर्क-ए-ज़ाल थे उन्होंने एक्चुअली देखा जाए बेस उन्होंने रखी थी कैपिटलिज़्म की। हाँ, उसके बाद हाँ, फिर एर्दोआन को मौका मिला, एर्दोआन ने जिसे कहते हैं कि तुर्की का चेहरा ही तब्दील करके रख दिया। तुर्की जो गरीब मुल्क था, तुर्की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक मुल्क था, उसको उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता इक़्तिसादी लिहाज से बड़ी अहमियत देना शुरू कर दी हुँ, और तुर्की जो उस वक़्त तकरीबन 60-70 ममालिक के बाद नंबर आता है इक़्तिसादी लिहाज से, इस वक़्त दुनिया के 16वें बड़े मुल्क के इक़्तिसादी लिहाज से 16वें बड़े मुल्क के तौर पर आता है। आपने देखा होगा ये कोरोना का जब हुआ था, तुर्की ने सारी पूरी दुनिया को जो है इमदाद फराहम की है कोरोना के लेके हर तरह की जो है तो हुँ, अस्पतालों का इनका सिस्टम देख लें, यूरोप को पीछे छोड़ गया, बहुत फ़र्क है लोगों को यहाँ फ्री जो है कोरोना बगैर किसी कोई देखे ये अमीर है या गरीब है, कोई फ़र्क किए बगैर 5 स्टार होटल की जो है पेशकश की जाती है, उनको अस्पतालों में रखा जाता है। अस्पताल जो है 5 स्टार होटल की मानिंदा ये इतने एडवांस होटल है। अमेरिका में भी आपको ऐसे जो हॉस्पिटल जो है वो नज़र नहीं आएँगे, ये फ़र्क है। सिटी हॉस्पिटल इनको कहते हैं कोरोना को पूरी तरह बाकी जो है इक़्तिसादी लिहाज से देखा जाए डिफेंस प्रोडक्शन में तुर्की बहुत आगे चला। मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था, जी इवन हाँ, रशिया और बाकी ममालिक जो है वो तुर्की से डर रहे हैं कि ये आगे बहुत आगे बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अब देखिए ये जर्मनी और फ्रांस इनके सदूर को और इनके जो वाइस चांसलर है एंजेला मेर्केल को भी अगर ललकारते हैं तो वजह यही है कि तुर्की अपने आप को एक ताकतवर मुल्क समझ रहा है और इसी वजह से आप वो देखें मैक्रोन के साथ जो उन्होंने बयान दिए हैं जी हाँ, कि इस्लाम को नए सिरे से इस्लाम का जो वो चेंज किया जाए, नजरिया चेंज हाँ, किया जाए।
तो सिर्फ बयान देने वाले रजब तैयब एर्दोआन ने उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मिग्रों का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो चुका है। वो मेरा ख़्याल है किसी एक इस्लामी मुल्क में इस किस्म का कोई बयान देने का कोई ना सोच ये जो सकता मैं ये जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये है। जी, उसी सड़क की है जी। जिसका इफ्तिताह किया था अर्दोग़ान साहब ने और इसमें गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, देखा ना कि इन्होंने जो ये सड़कों का जाल बिछाया है, जो ये किया है, ये तुर्की में पहले कहीं मुमकिन ही नहीं था ऐसा हो। टर्की अब वो यूरोप के स्टैंडर्ड से बहुत बढ़ चुका है। जो स्पीडी ट्रेन है, बाकी ट्रेन्स वगैरह हो गई जो मुआसरती इनका टर्किश एयरलाइन आप देखें दुनिया की जो है बेहतरीन एयरलाइंस पहली, दूसरी में तीसरे नंबर हाँ, पर है टर्किश एयरलाइन। वजह यही है कि तुर्कों ने वाक़ई काम किया और दुनिया पर छाना शुरू कर दिया। वो हाँ, ये बाकी लोग यही कह रहे हैं कि ये सल्तनत उस्मानिया की करें, सल्तनत उस्मानिया वाली चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि टर्की जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ठीक। डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते जो भी अवाम जैसे चाहेंगे वैसे ही होता अच्छा, रहेगा। कश्मीर के हवाले से इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है कि तुर्की उसकी क्यों बात करता है कश्मीर की। जब भी कहीं यूएन वगैरह में बात होती है तो कश्मीर का जिक्र जरूर करते हैं तैयब अर्दोग़ान। तो ये पॉलिसी में चेंज हुआ है या कुछ इंडिया के साथ मसाइल की क्या वजह है? नहीं, नहीं, देखा जाए मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया में कहीं ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। ठीक। पाकिस्तान हमेशा से अगर देखें साइप्रस का जब इश्यू हुआ था साइप्रस के 1974 में जब वार हुई थी तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने अपने त्यारे भी और फ़ौजी भी जो है तुर्की के लिए भिजवाए थे। बाकी सब ममालिक जो तुर्की के खिलाफ थे, अमेरिका ने बैन लगा दिया था, यूरोप ने बैन लगा दिया था। सिर्फ़ पाकिस्तान ने जो है अपने फ़ौजी और फिर ये दहशतगर्द तंज़ीम की पीकेके को जब असला हाँ। वगैरह के वो उसके निपटने के लिए असला की ज़रूरत थी तो पाकिस्तान ने ही फराहम किया था। बाकी यूरोप ने और नेटो ने इस पे बैन लगा दिया हुआ था और पाकिस्तान के यही पाकिस्तान जो है कश्मीर के मसले पे अगर कोई देखे यूएनओ में जनरल असेंबली में खिताब अगर किया है तो सिर्फ और सिर्फ रजब तैयब एर्दोग़ान ने बड़े वाज़ेह तरीके से कहा कि हम जो है कश्मीरियों पर ज़ुल्म होने की इजाज़त नहीं देंगे। हम कश्मीरियों भाइयों के साथ हैं और उनके साथ हैं क्योंकि उन पर ज़ुल्म हो रहा है। फ़लस्तीनियों का मामला भी हो तो वो हमेशा जो है वो फ़लस्तीनियों की हिमायत करते हैं। कश्मीर के मामले में खुलकर जिसे कहते हैं कि खुला चेक जो है उन्होंने पाकिस्तान को दे रखा है कि पाकिस्तान मौक़िफ़ की 100% हिमायत करते हैं क्योंकि अवाम पर कश्मीरी अवाम पर ज़ुल्म हो रहा है और हिंदुस्तान उस पर ज़ुल्म कर रहा है। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान को जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, हम पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हैं। जनरल असेंबली में इतने खुले अल्फाज में उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की है, मेरा ख़्याल किसी और हुक्मरान को ये नसीब नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टाइम की किल्लत है और ये तंगी दामाने वक़्त हमेशा आड़े आ जाती है और जिस तरीके से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं फुरकान साहब, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि तुर्की जैसा हमारा जो एक मुल्क है, इस्लामी मुल्क, वो स्ट्रॉन्ग होगा तो मुस्लिम उम्मा स्ट्रॉन्ग होगी और उसी के साथ पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग होगा और ये सफ़र आगे चलते रहना चाहिए और जो आप काम कर रहे हैं, उसको भी आप जारी रखें। हमारी दुआएँ, हमारी नेक ख़्वाहिशात आपके साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह शुक्रिया। आपसे राब्ता रहेगा और बहुत हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑफ एंड ऑन तंग करते रहें और आपके जो इनसाइटफुल एनालिसिस हैं, उनसे हम अपने नाज़रीन को शेयर करवाते रहें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तू बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ। मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए ख़ेशरा, तू दानी हिसाब कम व बेशरा। मुझे इस रागसाना को डॉक्टर फुरकान हमीद साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।